जय हिंद। आज हम ट्रांसफार्मर के इस लेक्चर में आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन में उसका हम फेजर डायग्राम देखेंगे कि हमारा कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है जो लोडेड है, उसका फेजर डायग्राम क्या होगा अलग अलग लोड के लिए, प्योरली रेसिस्टिव लोड के लिए, आरएल लोड के लिए, आरसी लोड के लिए, तीनों लोड के कंडीशन में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम क्या होता है। तो आइए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है तब उसका फेजर डायग्राम हमने बताया था। वहाँ हमने बताया था कि ये जो हमारा वोल्टेज है ये V1 है। V1 से आई म्यू जो है, आई म्यू वो 90 डिग्री से लैग करता है और हमारा आई डब्ल्यू जो है वो इसी के फेज में होता था। समझ रहे हैं? अब इन दोनों का हमारा फेजर सम जो है, इन दोनों का फेजर सम हमारा क्या है सर? इन दोनों का फेजर सम आई नोट देता था। ये मेरा आई नोट, समझ रहे हैं? तो और ये हमारा इधर इधर क्या हो जाता था? E2 और E1। ये हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम, और ये जो एंगल होता था फाई नोट, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो हमने ये देखा था कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता था तब उसका फेजर डायग्राम इस प्रकार आता था। और इस चीज को हम सब निकाले हैं, आई म्यू भी निकाले हैं, इधर ही हमारा फाई भी होता है, सब कुछ रिलेशन निकाले हैं कि हमारा फाई और आई म्यू सेम डायरेक्शन में होता है। फाई आई म्यू से E1 E2 90 डिग्री से लैग करता है, और देखो E1 E2 V1 से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जो लेंज लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो ये सब सारा चीज हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि ये ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है नो लोड के कंडीशन में। जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होगा तब उसका फेजर डायग्राम सर ऐसा होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। नो लोड कंडीशन में ये आपका जो करंट है नो लोड करंट है आई नोट। कोई दिक्कत? हाँ, ये आपका नो लोड करंट आई नोट है। तो आइए अब हम लोडेड कंडीशन में देखते हैं ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले हम रेसिस्टिव लोड के लिए लेंगे। पहला है फॉर प्योरली रेसिस्टिव लोड, रेसिस्टिव लोड। सबसे पहले हम प्योरली रेसिस्टिव लोड के लिए देखेंगे। ये लोड आप लगा दो, प्योरली रेसिस्टिव लोड, आर लोड लगा दो। लेकिन फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम कुछ एजम्पशन लेकर चलेंगे। चूंकि ट्रांसफार्मर आपका क्या है, आइडियल मानकर चल रहे हैं, तो इसमें ना रेजिस्टेंस होगा न इसमें रिएक्टेंस होगा। इसका मतलब हम ट्रांसफार्मर में कोई ड्रॉप नहीं मानेंगे। माने कोई ड्रॉप जब नहीं मानिएगा तो उस कंडीशन में आप क्या ले लोगे? आप E1 बराबर V1 ले लोगे। E1 बराबर V1 ये मैग्नीट्यूड में होगा, लेकिन यदि डायरेक्शन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस E1 बराबर V1। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता था फेजर डायग्राम में, साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा? E2 और V2 बराबर होगा, E2 बराबर V2। चूंकि कोई ड्रॉप नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, बाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके बाइंडिंग में कोई रिएक्टेंस नहीं है, इसके बाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिएक्टेंस नहीं, तो कोई ड्रॉप नहीं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा। उसी तरह हमारा V2 और E2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड होता है तब जानते हो कि प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, I1 डैश। हम आपको बताए थे कि I1 बराबर हमारा क्या होता है? I नोट प्लस I1 डैश। इसको बोला जाता है लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। क्या बोलते हैं? लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट, जो I2 के अपोजिट होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। बिकॉज I1 डैश N1 बराबर हमने लिखा था I2 इंटू N2। चूंकि ये दोनों MMF जब आपस में बराबर हो जाता था
तभी ना आपका कोर वाला जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाता था। माने दोनों एमएमएफ जब आपस में आपका क्या होगा बराबर, तो आपका कोर फ्लक्स क्या हो जाता था, कांस्टेंट। हाँ, तो ये हमेशा जब दिखाएंगे फेजर डायग्राम में, तो आपका जो लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट I1 डैश जो होगा हमेशा I2 से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। क्या होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो आइए हम चलते हैं सर। पहला एजम्पशन क्या होगा कि हमारा मैग्नीट्यूड E1 बराबर E2 होगा, और डायरेक्शन में तो जानते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो माइनस E1 बराबर क्या लिखोगे, V1 लिखोगे, और E2 बराबर V2 मैग्नीट्यूड में। तो हम पहला प्योरली रेसिस्टिव लोड के लिए ले रहे हैं। किसके लिए, प्योरली रेसिस्टिव लोड के लिए। तो हम सबसे पहले नो लोड वाला हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे सर। नो लोड कंडीशन में ये हमारा V1 हो जाएगा, मतलब माइनस E1। चलो ये मेरा हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। ये मेरा नो लोड करंट हम ले लेते हैं, नो लोड करंट I0, कोई दिक्कत। अब ये चूंकि हमारा E2 भी इधर होता है, E1 भी इधर ही होता है, तो हम E1 माइनस E1 तो उधर दिखा दिए, कोई दिक्कत। E1 भी इधर ही होता है, लेकिन हमने माइनस कर दिया तो ऊपर चला जाएगा ना। अरे भैया, कोई वेक्टर ए एन ए है, एक में माइनस ए लगा देंगे तो मुंह एन ए नहीं हो जीते, तो इसलिए हमने माइनस E1 दिखा। चूंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो E1 और V1 का मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो माइनस E1 बराबर V1 लिख सकते हैं। तो V1 के जगह माइनस E1 लिख दिया। और चूंकि E2 भी इधर ही होगा, तो E2 है, E2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V2। अब देखो ये हमारा लोड सर प्योरली रेसिस्टिव है। क्या है, प्योरली रेसिस्टिव लोड है। अब प्योरली रेसिस्टिव लोड में जानते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो ये जो करंट I2 होगा, वो वोल्टेज जो आपका लोड में मिल रहा है V2, वो V2 के सेम फेज में। क्योंकि ये जो लोड है ना, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, और लोड में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, तो V2 I2 क्या हो जाएगा, सेम फेज में होगा। इसका मतलब I2 भी इधर ही दिखाओगे। और चूंकि I2 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, I1 डैश, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। चूंकि एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा ना भाई, तो I1 को आप किधर दिखाओगे, I1 डैश को आप इन्हें दिखाओगे। तो देखो तो I1 डैश और I0, I1 डैश और I0, इन दोनों का फेजर सम कौन होगा, I1। चलो इन दोनों का फेजर सम, इन दोनों का फेजर सम मेरा क्या हो जाएगा, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और इसके पैरेलल यहां ड्रॉ कर दो। तो ये मेरा करंट क्या हो जाएगा, I1। ये एंगल क्या हो जाएगा, φ1 मान लो, और ये मेरा नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो ये है ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम प्योरली रेसिस्टिव लोड के लिए। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हो गया प्योरली रेसिस्टिव लोड के लिए। देखो ना, ये आपका लोड जो है वो प्योरली सर रेसिस्टिव है। प्योरली क्या है, रेसिस्टिव है। प्योरली रेसिस्टिव है। तो इसमें जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका क्या होगा, ये करंट ये दोनों सेम फेज में होगा। इसलिए हमने, चूंकि रेसिस्टिव है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है और लोड में करंट I2 है, तो ये दोनों आपस में सेम फेज में होगा ना। तो इसीलिए हमने, चूंकि ये नो लोड कंडीशन में हमने फेजर डायग्राम ऑलरेडी दिखा दिया, V1 I0 फाई, और फाई से E2 90 डिग्री से लैग करता है, चूंकि E2 बराबर V2 है। और देखो प्योरली रेसिस्टिव लोड है, तो V2 I2 क्या है, सेम डायरेक्शन में होगा ना, सेम डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत। और I2 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, I1 डैश, और I1 डैश और I0 का जो फेजर सम होगा, माने I1 डैश I0 का जो फेजर सम होगा वो I1, कोई दिक्कत। तो देखो तो I1 डैश और I0 का फेजर सम I1, और ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल, ये नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो ये प्योरली रेसिस्टिव लोड के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे सर, अब हम इंडक्टिव लोड के लिए लेंगे। किसके लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, RL लोड के लिए लेंगे। किसके लिए लेंगे, RL लोड के लिए लेंगे।
आर एल लोड के लिए वोल्टेज क्या होगा V2। चलो सबसे पहले हम नो लोड वाला ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा V1, इसको क्या दिखाओगे -E1, ये मेरा क्या हो जाएगा फाई, ये सर I0, कोई दिक्कत? हाँ, इधर हमारा E2 हो जाएगा और इधर V2 ही लिखो। अब देखो सिर्फ इसको देखो, हम इसको अलग बना रहे हैं ये, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है सर V2। करंट लोड में कितना फ्लो हो रहा है I2। तो देखो तो ये RL सर्किट बन गया ना, RL सर्किट बन गया। तो RL सर्किट चूंकि करंट सेम है तो करंट को हम रेफरेंस फेजर ले लिया I2, तो इसमें जो ड्रॉप होगा VR वो वोल्टेज के सेम फेज में, और इसमें जो ड्रॉप होगा वो करंट से लीड करेगा 90 डिग्री से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा VL, इसमें VL, अब VR और VL का फेजर सम कौन देगा V2, तो ये हमारा V2 हो जाएगा। इसका मतलब देखो तो, और ये फाई दे दो, V2 से I2 कितना डिग्री से लैग कर रहा है फाई2 से, इसका मतलब V2 से I2 लैग करेगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा वोल्टेज V2 है, इस V2 से I2 फाई2 एंगल से लैग करेगा ना, तो I2 को आप इधर दिखा दो, देख लो I2, तो देखो ना ये हमारा E2 और V2 बराबर है। अब V2 से फाई2 एंगल से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। देखो ना जी, फेजर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, देखो तो V2 आगे है I2 पीछे है, तो देखो ना यहाँ V2 देखो, V2 से करंट लैग कर रहा है, लैग कर रहा है ना जी, यहाँ अभी निकाल के बताए। तो उसी तरह देखो यहाँ दिखा दिए V2 से हमारा I2 लैग कर रहा है, कितना एंगल से, फाई2 एंगल से। अब देखो I1 डैश और I2 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है भाई, बैलेंस करेगा तब ये कांस्टेंट होगा। तो हम I1 को इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे, I1 डैश, कोई दिक्कत? अब देखो I1 डैश और I1 डैश और I0 दोनों का फेजर सम कौन, I1, इन दोनों का फेजर सम ले लो, ये मेरा क्या हो जाएगा I1, ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा फाई1 और ये फाई0। ये है ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम RL लोड के लिए, कोई दिक्कत? आप एक बार फिर से देख सकते हैं, देखो ना ये आपका RL लोड है, R है L है, RL लोड, तो R और L हम सेपरेट बना दिए। अब देखो इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, I2 हमने दिखा दिया, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है। तो चूंकि हम यहाँ I2 को रेफरेंस लिए, चूंकि दोनों में करंट सेम है तो I2 रेफरेंस लिए, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट के सेम फेज में, तो VR और I2 सेम फेज में है। इसमें जो VL होगा वो करंट से 90 डिग्री से लीड करेगा, तो VL को हम 90 डिग्री से लीड दिखा दिए। और VR और VL का फेजर सम कौन होगा V2, तो हमने V2 दिखा दिया। तो यहाँ से नहीं लग रहा है कि V2 से जो है वो करंट लैग कर रहा है, V2 से लैग कर रहा है। तो आपका भैया नो लोड वाला है, नो लोड वाला आप देख रहे हो, नो लोड वाला है, फाई है, E2 है, V1 है, I0 है। तो देख लो I2 जो है वो V2 से लैग कर रहा है, तो हमने लैग दिखाया है यहाँ फाई2 से, और I2 और I1 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए। तो देखो तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज I1 दिखा दिए, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो हमने दिखा दिया। अब देखो I1 और I0 का फेजर सम कौन होगा, I1 दिखा दिए ना, देखो ना इसका और इसका फेजर सम I1। तो ये RL लोड के लिए फेजर डायग्राम हो गया। अब हम सर तीसरा ले रहे हैं RC लोड। तीसरा क्या है, RC लोड। देखो R है, A C है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा V2। सबसे पहले आप नो लोड वाला बना लो, ये मेरा फाई हो जाएगा,
ये V1 हो जाएगा बराबर माइनस E1 हो जाएगा, ये I0 हो जाएगा, ये आपका E2 बराबर V2। दिक्कत, ये एंगल होगा फाई नॉट। अब देखो ये RC को आप यहां लिख दो, यहां RC, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, I2 लिख दिया हमने। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2 हमने लिख दिया। ये VR ड्रॉप होगा, यहाँ VC होगा। यदि इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो अब हमारा क्या होगा, इसका फेजर डायग्राम, तो हम करंट को रेफरेंस ले लेते हैं। करंट को हमने रेफरेंस ले लिया I2। अब देखो इसमें VR सेम फेज में होगा, VR। अब चूंकि आपका देखो ये आपका कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, माने VC लैग करेगा, तो VC क्या हो जाएगा, नीचे। ये VC नीचे हो जाएगा, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो अब देखो VR और VC का फेजर सम कौन होगा, V2। तो ये हमारा V2। तो देखो तो ये कितना एंगल से लैग कर रहा है, φ2 एंगल से लैग कर रहा है V2, माने I2 जो है वो आपका V2 से φ2 एंगल से लीड कर रहा है। माने आपका क्या है, आपका I2 जो है वो V2 से φ2 एंगल से लीड कर रहा है। माने RC लोड में I2 जो है वो V2 से लीड करेगा, कितना एंगल से, φ2 एंगल से। तो आपका क्या है, लीड दिखा दो। हमने लीड दिखाया, कितना एंगल से, φ2 एंगल से हमने लीड दिखा दिया। φ2 से लीड कर रहा है, देखो ना I2 लीड कर रहा है ना, फेजर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो तो V2 यहाँ है, I2 यहाँ है, तो I2 आपका क्या कर रहा है, लीड ना कर रहा है। तो I2 को हमने लीड दिखाया, कितना एंगल से, φ2 एंगल से। अब देखो I2 से I1 डैश 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। एक 180 डिग्री आउट ऑफ फेज दिखा दो। ये मेरा I1 डैश हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो तो I1 डैश और I0, थोड़ा सा और ये ले लो, ये मेरा I2 हो गया, ये I1 डैश हो गया। छोटा है ना, इसको थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है ना, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। चलो रहने दो, I1 डैश, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा होगा ना, I0 से तो ज़्यादा ही होगा। बड़ा फेजर ले लो, इसको भी आप बड़ा दिखाइए, I2, ये मेरा I1 डैश। देखो तो ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये I0 दिखा दो। चलो अब देखो I1 डैश और I0 का फेजर सम कौन होगा, I1 होगा, इसको I1 दिखाएंगे। ये देखो V2 से I2 लीड कर रहा है फाई से, तो लीड हमने दिखा दिया। अब इससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज I1 दिखाएंगे, I1 हमने 180 डिग्री आउट ऑफ फेज दिखाया। I1 और I0 का फेजर सम कौन होगा, I1 डैश और I0 का फेजर सम कौन होगा, I1, हमने I1 दिखा दिया, कोई दिक्कत। तो ये है, इसको आप दिखा दोगे फाइनल। ये है ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम लोडेड कंडीशन में। इसमें हमने क्या माना था कि हमारा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब ट्रांसफार्मर आइडियल है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसलिए हमने E2 बराबर V2 दिखाया और E1 बराबर V1 दिखाया। मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में दिखाएंगे तो माइनस करके दिखा देंगे, क्योंकि E1 और E2 तो एक ही डायरेक्शन में होता है ना, और लेंज लॉ को सर्टिफाई करने के लिए V1 से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो ये फेजर डायग्राम आपका तीनों कंडीशन में आ गया सर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और जो लोग नहीं समझे हैं हमें कमेंट करके आप बोल सकते हैं
कि सर हम नहीं समझ में आए, मैं उनको फिर से समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस फेजर डायग्राम का टॉपिक आज फिलहाल यहीं रोकते हैं। अगले टॉपिक में हम देखेंगे फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। उसके पहले हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का लोडेड कंडीशन में फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।